खंड 2 अध्याय 2। पहली बार झोयू ने तियान तुझू को लीक सुन के बारे में घर लौटने से एक रात पहले बताया था, क्योंकि उसने पूछने की पहल की थी। उस वर्ष उसने मास्टर डिग्री के साथ स्नातक किया और उसके परिवार को उम्मीद थी कि वह विदेश में रह सकती है, लेकिन झोयू सहमत नहीं था। झोयू द्वारा कई महीनों तक दिमाग धोए जाने के बाद उसके माता पिता, जो आईटी उद्योग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, ने आखिरकार माना कि देश में ज्यादा अवसर और बेहतर विकास है। झोयू ने विमान का टिकट बुक किया और विदाई और धन्यवाद दोनों के रूप में तियान तुझू को भोजन पर आमंत्रित करने की योजना बनाई। किसने सोचा होगा कि रेस्तरां में दीन तुट्रुक ने शांति से घोषणा की कि वह कल उसके साथ घर लौटेगा। तुम भी जा रहे हो? क्यों? देश में अधिक अवसर हैं, बेहतर विकास है। चू वान ने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया। दीन तुट्रुक, उसकी आंखें इतनी ईमानदार और गंभीर थीं कि दीन तुट्रुक को बीफ स्टेक काटना बंद करना पड़ा। उसने अपने हाथ पोंछे, फिर अपना गला साफ किया। मैं देश वापस जाना चाहता हूँ। चू वैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दियन तुट्रुक पहले ही बोल पड़ी, तुम्हारे साथ। उसकी लेखन प्रक्रिया अपने चरम पर थी। उसका करियर तरक्की पर था। उसे यह कहने की जरूरत ही नहीं थी। वह पहले से ही उसके देश लौटने का कारण जानती थी। दियन तुट्रुक, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तियान तुझू ने हंसते हुए कहा, मैं पहले ही 200 बार कह चुका हूँ। झोयू ने चावल की शराब का एक लंबा गिलास पकड़ा। तियान तुझू ने बीफ स्टेक काटना जारी रखा और बेसुध होकर कहा, आप उसकी और मेरी तुलना कैसे करते हैं? वे एक ही प्रकार के नहीं हैं। वे दोनों पुरुष हैं। झोयू ने अपनी आंखें उठाईं। चमकती हुई मोमबत्ती की रोशनी चमचमाते गिलास पर चमक रही थी। दियन तुट्रुक में एक चौथाई फ्रांसीसी रक्त है। बहुत सुंदर चेहरा है, हालांकि औसत ओरिएंटल व्यक्ति की तुलना में तेज है, लेकिन बहुत उत्कृष्ट नहीं है। उसकी आंखें भी खूबसूरत हल्के भूरे रंग की हैं। वह आम तौर पर कम बोलता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य है। चू वान ने तुरंत सच बता दिया, तुम उससे बेहतर हो। दीन तुट्रुक को लगा कि चू वान झूठ बोल रहा है। सच में, चू वान ने प्लेट के किनारे की ओर देखा और धीरे से कहा, वास्तव में, ध्यान से सोचने पर, जब तक हम एक दूसरे को जानते थे, तब तक वह बहुत ही मतलबी था। अल्पसंख्यक के बारे में क्या? चू वान ने असहाय होकर कहा, तुम उसके बारे में क्यों पूछते रहते हो? क्या तुम थोड़ी बातचीत नहीं करना चाहते? दियन तुट्रुक ने अपना मुंह पोंछने के लिए एक नैपकिन लिया। उसने अभी अभी खाना खत्म किया था। उसके होंठ बहुत लाल थे, जो उसकी गोरी त्वचा और उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को और भी निखार रहे थे। दीन तुट्रुक ने उसे कुछ रेड वाइन पिलाई, मजाक में कहा, कल हम वापस आएंगे। इस विदेशी भूमि में अतीत को पीछे छोड़ना सबसे अच्छा है, ताकि जब हम वापस आएं तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। दीन तुट्रुक ने वेटर को कटलरी हटाने के लिए बुलाया और सिर्फ 2 गिलास वाइन छोड़ी। वह एक छात्र की तरह मेज पर हाथ जोड़कर गंभीरता से झोयू की कहानी सुन रहा था। उस साल झोयू 26 साल का था और 5 साल से ज्यादा समय से देश से बाहर था। ली शुन के बिना दिन ली शुन के साथ बिताए दिनों से कहीं ज्यादा लंबे थे। यह पहली बार था जब उसने अतीत के बारे में अपनी भावनाओं को किसी और के सामने व्यक्त किया था। अपनी उम्मीदों के विपरीत, कहानी सुनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, जो पहले से बिल्कुल अलग था। उसे अच्छी तरह याद है कि जब वह देश छोड़कर गई थी, तो उसने ली तुआन का नाम सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसके बारे में सोचते ही उसे दर्द महसूस होने लगा। वह अंधेरे में अकेली छिप गई और आंसू बहाने लगी। उस समय उसका कोई दोस्त नहीं था और वह शायद ही कभी दूसरों से बात करती थी।
उसमें स्वयं को प्रबुद्ध करने की क्षमता का अभाव था, इसलिए वह केवल पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित कर पाती थी और स्वयं को व्यस्त रखने के लिए अनगिनत काम करती थी। हालांकि वह इतनी थकी हुई थी कि वह कलम भी नहीं पकड़ पा रही थी, फिर भी उसने आराम करने से इनकार कर दिया। उसने शुरू में सोचा कि लीक्सुन अभी भी निर्वासन की स्थिति में है, इसलिए उसे आराम से रहने का अधिकार नहीं है। जैसा कि दिएन तुट्रुक ने कहा, उसने खुद को बंद कर लिया। लेकिन अंत में जिसने उसे मुक्त किया वह दिएन तुट्रुक नहीं थी। वह हर बात उस पर नहीं थोप सकती थी, केवल अपने परिवर्तन को समझा सकती थी, क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति ने उसे शब्दशः सलाह दी थी। लेकिन यह समय ही था जिसने उसे बदल दिया। इस दुनिया में समय सबसे दयालु है और सबसे उदासीन भी। उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ मौजूद रहना ही सब कुछ दूर करने के लिए काफी था। अब पीछे मुड़कर देखें तो वास्तव में पिछले 5 सालों में कोई खास घटना नहीं हुई थी। वह अब भी सामान्य रूप से जी रही थी। हर दिन सूरज को उगते और डूबते हुए देखती थी। लोगों के समूह इकट्ठा होते और बिखरते थे, खरपतवार सूखते और फिर से उगते थे। एक पल में उसे अब रात में अनिद्रा की समस्या नहीं होती थी। अब उसे मुहांसे या बाल नहीं झड़ते थे। जब वह उसका नाम सोचती तो रोना बंद कर देती और मुस्कुरा देती। लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके होठों के कोने सिर्फ थक जाने पर मुड़े हुए थे, बिल्कुल पुराने स्कूल के मैदान में मुरझाए सफेद मैग्नोलिया फूल की तरह। उस रात वह और तियान शियुजू तब तक बात करते रहे जब तक कि रेस्तरां बंद नहीं हो गया। झो यूं तब तक बात करती रही जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया। उसकी चेतना अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। झो यूं अगले दिन देर से उठी, हवाई अड्डे के लिए दौड़ी और आखिरकार आखिरी मिनट की फ्लाइट पकड़ी। तियान शियुजू ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति के साथ सीट बदली। उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। झो यून ने अपनी आंखें ढक ली और गहरी नींद में सो गई। 10 घंटे बाद विमान उतरा। विदेश में पढ़ाई के दौरान झो यून कई बार चीन लौटी थी, लेकिन कभी भी वह इतनी भावुक नहीं हुई थी। उसने सचमुच इस देश में हमेशा के लिए रहने का फैसला किया। उसकी माँ उसे लेने के लिए गाड़ी चलाकर आई और चू वान वापस आया। हालांकि यह देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसे इतने लंबे समय तक नहीं देखा था। जियांग और मैं दोनों स्पष्ट रूप से सहमत थे, लेकिन नतीजा यह था कि आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आपने इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आपको इसके बारे में धीरे धीरे सोचना चाहिए। लोगों को अपनी उम्र में चीजें करनी चाहिए। जब वे अभी भी स्कूल में हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। वे एक दूसरे को नहीं सोचते हैं, आप दोनों को नहीं जानते हैं। नियमित ग्राहक जब आप व्यवसाय करते हैं, यह व्यवसाय के समान कैसे है? किसी को अपने परिवार की जड़ों के बारे में बताना और भी कठिन है। उसकी माँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मुझे पहले से ही पता था कि वांग युक्सुआन के मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। झो यू ने अनिच्छा से कहा, हम संगत नहीं हैं। तुमने मुझे मौका भी नहीं दिया। मैं कैसे जानूंगी कि हम संगत हैं या नहीं? ओह माए, वह अब शादीशुदा है, माँ। इस वाक्य ने आखिरकार उसकी माँ के मुंह को बंद कर दिया। चाहे उसकी माँ कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, इस स्पष्ट तथ्य को बदलने का कोई तरीका नहीं था। अंत में वोंग वुहियन का विषय समाप्त हो गया। जैसे ही चू वैन राहत की सांस लेने वाली थी, उसकी माँ फिर से बोली, वह लड़का कौन था जो अभी तुम्हारे साथ बाहर गया था? चू वैन वास्तव में घुटने टेकना और पूजा करना चाहती थी। उसने कभी भी अपने माता पिता से दीन तुट्रुक का जिक्र नहीं किया था, ठीक इसलिए क्योंकि वह अपनी माँ के पीछा से बचना चाहती थी। जब वे विमान से उतरे
तो चू वान ने भी डियन टू ट्रुक को उसके पीछे थोड़ा बाहर आने को कहा। उसने मूर्ख बनने की कोशिश की। कौन सा आदमी? वह आदमी जिसे तुमने कुछ लौटाया था। चू वान को याद आया। जब वह बाहर गई तो उसने पाया कि डियन टू ट्रुक ने उसे जो आंखों पर पट्टी दी थी वह अभी भी उसकी जेब में थी, इसलिए उसने उसे निकाला और उसे वापस कर दिया। पूरी प्रक्रिया में 2 सेकंड से भी कम समय लगा और वे अभी भी भीड़ में थे। फिर भी उसकी माँ ने उन्हें देखा। उसकी माँ ने पूछा, वह कौन है? अमेरिका में तुम्हारा सहपाठी? मुझे लगता है कि वह बहुत होशियार है। सहपाठी नहीं, बस एक सामान्य दोस्त। किस तरह का दोस्त? विदेश में परिचित। सहपाठी नहीं? क्या यह कोई ऑनलाइन दोस्त है? नहीं, चू वान ने असहाय होकर कहा। वह एक अच्छा चित्रकार है। माँ, उसे ऑनलाइन देखो, वह बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकार? ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब उसकी भौहें ढीली पड़ गई थी। एक कलाकार भी? तुम उसे कैसे जानती हो? झो यून ने कहा, मैं अपने सहपाठियों के साथ पहले इटली गई थी और हम एक कला प्रदर्शनी में मिले थे। उसकी माँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और बुदबुदाया, एक चित्रकार। न जाने क्या सोच रही थी। वह अचानक हंस पड़ी। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, तुमने एक कला कक्षा ली थी? शिक्षक ने तुम्हें खरगोश बनाना सिखाया था, लेकिन तुमने उसे पतंगे की तरह बनाया, जिससे तुम्हारे बगल में बैठी छोटी लड़की डरकर रोने लगी। हंगा हंगा, क्या? तुमने उसे डराकर आंसू बहाए और तुम गुस्सा हो गई, और फिर चाहे मैंने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं। झो यून इस मामले को पूरी तरह से भूल गई। क्यों नहीं? जब तुम छोटी थी तो तुम बहुत मुश्किल थी। उसकी माँ खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी यादों में खोई हुई मुस्कुराई। तुम एक खरगोश को पतंगे की तरह कैसे चित्रित कर सकते हो? आसमान पहले से ही अंधेरा था। राजमार्ग पर बहुत अधिक कारें नहीं थी। झो यू ने काफी तेजी से गाड़ी चलाई। हेडलाइट्स ने शांत, धुंधली रात को रोशन कर दिया। तियान तुझू ने सुना कि झो यू की माँ को उसके अस्तित्व के बारे में पता था, इसलिए वह जल्दी से मिलने गया। उसने सप्ताहांत की सुबह का समय चुना। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई, चू वैन अभी अभी जागा था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। वह नंगे पैर दरवाजा खोलने के लिए चला गया। उसने देखा कि दीन तु ट्रुक ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत देर तक दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अभी भी नींद में थी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। उसकी आंखें हंसी से भरी हुई थीं। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था लेकिन बहुत आरामदायक लग रहा था। उसके शरीर से हरी चाय की खुशबू आ रही थी। तुमने मुझे आने के लिए कहा था। अभी 7 बजे हैं। मैंने कहा था कि शाम के 7 बजे हैं। तियान तुझू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। ओह! झो यूं अवाक था। यह स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। झो यूं? उसकी माँ जल्दी उठ गई। आदत से बाहर व्यायाम करने चली गई। जब वह वापस आई तो उसने संयोग से तियान तुझू को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या यह यंग मास्टर तियान है? तियान तुझू ने अपनी माँ को प्रणाम किया। आप मुझे बस तियान तुझू कह सकती हैं। झो यूं ने जम्हाई ली। झो यूं के शब्दों को सत्यापित करने के लिए उसकी माँ ने पहले भी तियान तुझू के बारे में ऑनलाइन खोज की थी, इसलिए उसे उसके बारे में काफी अच्छी धारणा थी। आज असली व्यक्ति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, युवा और सुंदर, विनम्रता से बात करते हुए, एक जीवंत उपस्थिति के साथ लेकिन साथ ही साथ शान को छिपाते हुए, और थोड़ी शर्मीली। विशेष रूप से उसके बगल में मैले कुचैले झोंयों के साथ। तियान शिवझू वास्तव में प्रभामंडल की एक परत से ढका हुआ लग रहा था।
झोयू जानती थी कि उसकी माँ तियान शिवझू को पसंद करती है, लेकिन उसकी पसंद की डिग्री अभी भी झोयू को काफी हैरान कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ वांग युक्सुआन के बारे में पूरी तरह से भूल गई है। तियान शिवझू से एक हफ्ते तक मिलने के बाद भी वह उसकी तारीफ करना बंद नहीं कर पाई। झो यून को याद आया कि तियान शिवझू उसकी माँ से किस तरह बात करता था। उसे लगा कि हालांकि वह विनम्र और शिष्ट था, लेकिन वह दूसरों को मनाने में अच्छा नहीं था। खासकर जब वह बड़ों का सामना करता था, तो वह बेहद शर्मीला था और आसानी से शर्मा जाता था। इस बारे में झो यून सोफे पर सिमट गई। मुझे नहीं लगता कि वह उतना अच्छा है जितना तुम कहती हो। ओह! उसकी माँ ने चाय का प्याला पकड़ा और मजाक करते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि लोगों को बेहतर तरीके से कैसे देखा जाता है, या मैं जानती हूँ कि लोगों को बेहतर तरीके से कैसे देखा जाता है? चू वैन चुप हो गया। यह लड़का बहुत होशियार है और दूसरों से भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। हाँ, सर। आखिरकार वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि वह इकलौता बच्चा नहीं है। उसके कुछ भाई बहन भी हैं। यह देखकर चू वैन हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने इसे ऑनलाइन देखा? तुम मुझे बहुत नीची नज़र से देखते हो। इसलिए मैंने कहा कि तुम लोगों को आंकना नहीं जानते। उसकी माँ ने शांति से कहा, मैं यह भी जानती हूँ कि उसके न केवल भाई बहन हैं, बल्कि वह अपने परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। यह बच्चा वास्तव में बहुत ही व्यक्तिपरक है, लेकिन वह दूसरों की देखभाल करना जानता है। खराब पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति में इतनी दयालुता संभवतः नहीं हो सकती। झो यून ने अपना तकिया गले से लगाया और टीवी देखने लगी। बस हम कहकर बात खत्म कर दी। उसकी माँ ने शांति से चाय पी और अंत में निष्कर्ष निकाला, उसमें योग्यता है, वह समझदार है और उसका परिवार सामंजस्यपूर्ण है। ये सभी चीजें एक साथ मिलकर सबसे महत्वपूर्ण हैं। खंड 2 अध्याय 3। शायद दीन टू ट्रुक के प्रभाव के कारण चू वैन ने तुरंत नौकरी की तलाश नहीं की, जैसे कि वह पैसा कमाने के लिए अधीर नहीं था। आधे महीने के लिए घर लौटने के बाद वह बस आलस से अपने वतन की धूप में भीगती रही, खाती पीती सोती रही और फिर खाती रही। आधे महीने तक मोटा होने के बाद उसने इत्मीनान से अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गई। उसे उस परिचित शहर में वापस लौटना था। उसके माता पिता भी सहमत थे। मुख्य कारण यह था कि वे नहीं चाहते थे कि चू वैन घर से बहुत दूर रहे। चू क्वांग इच को लगा कि चू वान ने वहां विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, इसलिए वह अधिक परिचित होगा। उसकी माँ का विचार था कि दिएन टू ट्रुक भी उसी शहर में है। चू वैन के जाने से पहले उसने जानबूझकर उसे अक्सर उससे मिलने के लिए कहा। हाल के वर्षों में ट्रेन स्टेशन का 3 बार नवीनीकरण किया गया है, जो पुराने स्टेशन के आकार से लगभग 2 गुना है। चू वैन को याद आया कि जब वह कॉलेज में थी, तो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब नई प्रबंधन पद्धति को सुविधाजनक बनाने और जनसंख्या घनत्व को फैलाने के लिए बस स्टेशन को बहुत समय पहले दूसरी जगह ले जाया गया था। रेलवे स्टेशन पर सेवाएं बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। पिछले साल उन्होंने एक हाई स्पीड ट्रेन लाइन खोली और जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, वह अब केवल 40 मिनट की रह गई है। समय बहुत तेजी से बदलता है। झो यून ने स्कूल से थोड़ी दूर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, फिर काम करना शुरू कर दिया। चू वैन के लिए नौकरी पाना बहुत आसान है। वह डींग नहीं मार रही है, बल्कि अपनी योग्यता से वह कई बड़ी आईटी कंपनियों में आवेदन कर सकती है। उसकी माँ अब भी चाहती थी कि वह किसी सरकारी उद्यम में आवेदन करे, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ नौकरी ज्यादा स्थिर होगी।
लेकिन चू वैन इससे सहमत नहीं थी। वह अभी भी अपने दम पर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। लगभग 1 साल ऐसे ही बीत गया। अपने लचीले कार्य घंटों के कारण चू वैन अपने जीवन में कई अन्य चीजों को व्यवस्थित कर सकती है। गर्मियों के अंत में एक दिन वह एक पुराने दोस्त से मिलने गई। चीन की पूरी मुख्य भूमि में झोउयू के पुराने दोस्त माने जाने वाले लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। पीछे मुड़कर देखें तो यह काफी दुखद था। झोउयू शहर के केंद्र में एक आलीशान विला में चली गई, जिस पर कड़ी सुरक्षा थी। उसे दरवाजे से ही रोक दिया गया था और रेनदी को उसके सपने से बाहर निकालने के लिए उसे 7वीं बार फोन करना पड़ा। रेनदी ने अपने तीसरे वर्ष में ही स्कूल छोड़ दिया था और कई बैंड सदस्यों के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर इधर उधर भटकती रही। 2 साल के उतार चढ़ाव के बाद खिना होंग नामक गीत, जिसे उसने खुद ही रचा और लिखा था, पूरे देश में मशहूर हो गया। बैंड का नाम भी उस गीत के नाम पर बदल दिया गया और आज भी यह लोकप्रिय है। चू वान नाम दीच के विला में गई और जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसने तुरंत अपनी नाक सिकोड़ ली। पूरा कमरा आग लगने के बाद के दृश्य जैसा लग रहा था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। नाम डिच को अक्सर हर जगह प्रदर्शन करना पड़ता था। दरवाजे पर सूटकेसों का ढेर लगा रहता था। गंदे कपड़े हर जगह फेंके जाते थे। चाय की मेज पर बचे हुए टेक आउट डिब्बे और बियर की बोतलों का एक गुच्छा था। झोउयून ने ऊपर से आवाज लगाई, रेनडी। कोई आवाज नहीं आई। उसने दूसरी बार आवाज लगाई, रेनडे, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? झोउयून ने अपना सिर घुमाया और देखा कि रेनडे सुस्ती से रसोई से बाहर निकल रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक ढीली सफेद शर्ट पहनी हुई थी। नीचे सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था। वह संगमरमर के फर्श पर नंगे पैर चल रहा था। उसने फ्रिज से बियर की बोतल निकाली और आंखें खोलने से पहले ही आधी से ज्यादा बियर पी ली। क्या तुम कभी पर्दे नहीं खींचते? चू वैन ने चारों ओर देखा। सुबह हो चुकी थी लेकिन घर में अंधेरा था। नामदीच ने सुस्ती से जवाब दिया, ओह। जबकि नामदीच अभी भी नींद में थी, चू वैन ने लिविंग रूम को थोड़ा सा साफ किया। पूरा घर अजीब तरह से शांत था। यह विला कम से कम 500 वर्ग मीटर चौड़ा था। फिर भी यह अभी इतना शांत था कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। झोउयून ने पलटकर पूछा, अन्य बैंड के सदस्य कहाँ हैं? रेनडी ने व्यंग्य किया, मुझे नहीं पता। उसने बियर की बोतल खत्म कर दी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वह एक और बोतल लेने चली गई। अब और मत पीना, चू वैन ने कहा। नामदीच ने धीरे से प्रतिक्रिया दी। चू वैन तुरंत बियर की बोतल वापस लेने के लिए चला गया। नामडिच के शरीर पर शराब की गंध बहुत तेज थी। उसने कल रात बहुत शराब पी ली होगी। उसने नशे में चूर चू को देखा। शायद चू के हाव भाव बहुत गंभीर थे, इसलिए नामदीच अनजाने में थोड़ा पीछे हट गई। चू को समझ नहीं आया कि क्या करे। उन्हें याद आया कि इससे पहले जब वह 2 साल तक विदेश में अध्ययन कर रही थी, तो राष्ट्रीय दिवस पर, जो उनकी दादी का 80वां जन्मदिन भी था, वह उनका जन्मदिन मनाने के लिए घर लौटी थी। उस समय रेनडी का बैंड अभी अभी प्रसिद्ध हुआ था और लगातार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी झोउयून से मिलने के लिए एक दिन की व्यवस्था करने की कोशिश की। रेनडी उस दिन बहुत थकी हुई थी और कई दिनों से उसे ठीक से आराम नहीं मिला था। चू वैन ने अस्थायी रूप से एक होटल के कमरे को बैठक के स्थान के रूप में चुना। वे बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में लेट गए। उनमें से कोई भी सो नहीं पाया। थोड़ी देर बाद चू वैन ने अनजाने में एक गाना गुनगुनाया। रेनडी हंसी। क्या तुम्हें यह गाना पसंद है? हाँ।
क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस समय इसे यह नाम क्यों दिया था? मुझे पता है। रेनडी ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उस वर्ष पुस्तकालय की छत पर झो यूं ली शुन को डांटते और बुदबुदाते हुए कार्यक्रम लिख रही थी। रेंडी उसके बगल में ठंडे स्वर में गिटार बजा रही थी। दोनों लड़कियां अनगिनत लाल सूर्यास्तों में एक साथ बैठी थी। यह उन कुछ खूबसूरत यादों में से एक थी जिसे याद करके चू वैन हर बार मुस्कुरा सकती थी। नाम दीच ने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपना सिर घुमाया। दोनों एक साथ छत को घूर रहे थे। होटल का कमरा आलीशान था, वॉलपेपर चमकीले रंग का था और छत पर लगी कांच की लाइटें इतनी चमकदार थी कि वे लोगों को रोने पर मजबूर कर देती थी। उस समय जब वे मिले, हालांकि रेनडी बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन वह उतना थका हुआ नहीं था जितना अब है। क्या यह जिन चेंग है? चू वान ने पूछा। किम थान ल्यूक तू का असली नाम है। वह लड़का जिसे कभी ली तुआन, छोटी लड़की, कहता था, अब खिना होंग बैंड का सबसे प्रिय सदस्य है। समय बहुत तेजी से बदलता है, न जाने कब किम थान जैसी सुंदरता जो कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर करना मुश्किल है, वह लोगों की नज़र में एक सौंदर्यबोध बन गई है। जब नाम दीच ने यह नाम सुना तो उसका चेहरा ठंडा हो गया। बिना किसी बियर के उसने फिर से सिगरेट जला ली। कई साल पहले जब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, तब नाम डिच किम थान से प्यार करते थे और डेटिंग कर रहे थे, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित थे। नाम दीच बहुत घमंडी है इस संबंध में। कभी कभी वह लोगों को लाई तुआन से भी अधिक सिरदर्द देती है। किसी को यकीन नहीं था कि दुबला पतला किम थान उसका पीछा करेगा, लेकिन आखिरकार वे साथ हो गए। तुम दोनों अब 6 साल से साथ हो। चू वान ने हिसाब लगाने की कोशिश की। बहुत समय हो गया। नाम दीच ने धूम्रपान किया, उदासीनता से कहा, हर कोई बदल जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए झो यून से पूछा, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में ऐसे ज्यादा लोग हैं जो खुशियाँ और दुख साझा नहीं कर सकते, या ऐसे ज्यादा लोग हैं जो कठिनाइयों और दुखों को साझा नहीं कर सकते? ये दोनों एक ही बात है। अगर जीवन हमेशा शांतिपूर्ण रहता है और अचानक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो लोगों को समस्याएं होंगी। और अगर जीवन हमेशा दुखी रहता है और अचानक बेहतर हो जाता है, तो भी समस्याएं आसानी से पैदा होंगी। यह सही है। रेनडी ने बिना सोचे समझे मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी भावना समय और बदलाव का सामना नहीं कर सकती। संक्षेप में, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्सा न करें और खुद को नुकसान न पहुंचाए। चीजों को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखें। चू वान ने कहा, ओह, अब मुझे ज्ञान देने की आपकी बारी है। नाम दीच ने अपनी सिगरेट मेज पर बुझा दी। अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, पहले तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में सोचो। तुम बूढ़ी औरत की तरह क्यों हो? रेनडी खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम उस फूई झुओ की तरह क्यों बनते जा रहे हो? झो यून, इसमें दूसरे लोगों को मत घसीटो। अगर हम पूछें कि झो यून के पुराने दोस्तों में से किसका जीवन पिछले कुछ सालों में सबसे अच्छा रहा, तो मुझे डर है कि वह केवल फूई झुओ ही होगा। पिछले 6 वर्षों से यह लंबा लड़का बिना किसी स्थायी नृत्य साथी के है, लेकिन वह ऊबता नहीं है। अंत में शहर के पश्चिम में एक नृत्य कक्षा खोलने का फैसला किया, जो बच्चों को नृत्य सिखाने में माहिर थी। चू वान एक बार वहां गया था। नृत्य कक्षा एक बहुत ही साधारण आवासीय क्षेत्र में स्थित थी, लेकिन उसके पास अच्छा सौंदर्य बोध था। सजावट बहुत परिष्कृत थी। संयोग से जिस दिन झो यूं आया, उस दिन एक प्रदर्शन था। गृहिणियों का एक समूह आलीशान आयातित घर के फर्श पर बैठा था और अपने बच्चों को सामने तड़पते और घूमते हुए देख रहा था। यह सब झो यूं की बदौलत था कि रेनडी फूई झुओ को जानने में सक्षम था। उस वर्ष
फू यी झुओ को विश्वविद्यालय से स्नातक होने में कठिनाई हुई, लेकिन उसके पिता ने उसे व्यवसाय में जाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद वह चुपके से भाग गया, यहाँ एक नृत्य कक्षा खोली और बहुत पैसा कमाया। यह सिर्फ इतना है कि उसकी स्वतंत्र होने की क्षमता बहुत खराब थी। पहले तो उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है, और वह यहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसे झो यून से मदद मांगनी पड़ी। उस समय झो यून कड़ी मेहनत कर रहा था, अमेरिका में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसने यह मामला रेन डी पर छोड़ दिया। बेवकूफ, यह वह टिप्पणी थी जो रेन डी ने फू यी झुओ से पहली मुलाकात में कही थी। वर्षों बाद अब उसकी राय अलग है। बहुत बढ़िया, रेन डी ने डिब्बे से सिगरेट निकाली और उदासीनता से कहा, मैं उसे शायद ही कभी देखती हूँ, लेकिन वह लगभग कभी नहीं बदलता। जब भी मैं उसे देखती हूँ, वह वैसा ही होता है। हाल के वर्षों में जो कोई भी खुद को खुश रख सकता है, वह सबसे अधिक सक्षम है। पीना चाहते हैं? अब और मत पीना, तुम पहले ही बहुत पी चुके हो। अपनी शराब सहनशीलता की तुलना मुझसे मत करो। झो यून ने रेन दी को घूर कर देखा, खड़ी हो गई और पर्दे खोलने ही वाली थी कि रेन दी उस पर चिल्लाई, मत करो। क्यों? यह चमकदार है। हर साल रेन डिंग दिन में सोती थी और रात में काम करती थी। उसकी त्वचा पीली और सफेद थी, और वह हमेशा मेकअप करती थी। उसकी आंखों के आसपास का क्षेत्र गहरे रंग की स्याही से लथपथ लगता था। झो यून ने कहा, क्या तुम जानते हो कि यह घर तुम्हारे साथ कैसा दिखता है? रेन दी सोफे पर लेट गई, उसकी लंबी, चिकनी टांगें लापरवाही से एक दूसरे पर टिकी हुई थी। क्या पसंद है? एक कब्र। रेन दी दिल खोलकर हंसी। क्या अजीब आदत है। अंत में झो यून ने पर्दे नहीं खोले। इसके अलावा उसने सोचा कि घर में इंसानी खुशबू कैसे लाई जाए, इसलिए उसने टीवी चालू कर दिया। नतीजतन उसे तुरंत पछतावा हुआ। टीवी पर मनोरंजन की खबरें चल रही थी। एक निश्चित गेम कंपनी के उच्च पदस्थ निदेशक की शादी, और दुल्हन महिला स्टार थी जो उनके खेल का चेहरा थी। यह कहानी हाल ही में एक गर्म विषय रही है। सबसे पहले, इस महिला स्टार के निजी जीवन में कई घोटाले हैं। दूसरा, इस कंपनी के कई खेलों पर क्लासिक विदेशी खेल उत्पादों की नकल करने का संदेह है, जिसमें पैसे के लिए सब कुछ अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे उद्योग में इसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। अब जबकि इन दोनों लोगों के एक साथ आने की खबर सामने आई है, इसने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। लेकिन लोग चाहे उन्हें कितना भी डांटे, यह हिला नहीं सकता। इस वजह से उनकी कंपनी का नया गेम जो रिलीज होने वाला था, उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। यह कहना मुश्किल था कि यह ज्यादा फायदेमंद था या नुकसानदेह। झो यून ने स्क्रीन पर जोश में भरे आदमी को घूरा, फिर रेन डी की तरफ देखने लगा। बियर कहाँ है? जितनी बियर तुम्हारे पास है, निकालो। रेन डी ने उसे घूरा, बियर लेने के लिए खड़ा हुआ और इत्मीनान से कहा, गांव जियानहोंग मुश्किल में है। क्यों? मैं उस लड़की को जानता हूँ। रेन डी ने नाटक किया जैसे वह शो देख रही हो। एक पिशाच। उसने पहले भी मेरे बैंड के कीबोर्डिस्ट को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। गांव जियानहोंग वास्तव में महिलाओं को पढ़ना नहीं जानता। झो यून ने टीवी पर वापस देखा। पहले की खबरें समाप्त हो चुकी थी। वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई जब तक कि रेन डी ने उसके हाथ में बियर की बोतल नहीं थमा दी। अगर पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा था जिसे वह बदल नहीं पाई, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, तो शायद वह इस कंपनी का सामना करना था। यह उसकी मानसिक बीमारी थी, जो ली शुन के बारे में सोचने से भी ज्यादा गंभीर थी। क्योंकि कम से कम लाई तुआन के मामले का अभी भी नतीजा आना बाकी था, उसका समय रुक गया था। यह कंपनी अलग थी,
इसका नाम L&P था और यह लगातार बदल रही थी। हर बदलाव से उसकी नसें हिल जाती थी। चू वैन और नहम डिच ने शराब पी और सूरज ढलने तक सोते रहे। बहुत समय हो गया था जब वह इतनी नशे में थी। उसका पेट खराब था। उसने बाथरूम में उल्टी कर दी। बाथरूम के पर्दे नहीं खींचे गए थे और जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाईं, उसने बाहर देखा। आसमान बिल्कुल उसके चेहरे की तरह था, लाल जल रहा था। लाल सूर्यास्त 10 मील से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ था। शहर के केंद्र के सबसे व्यस्त इलाके में एक ऊंची इमारत शान से खड़ी है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल विज्ञापन स्क्रीन टंगी थी, जिस पर कंपनी के आगामी गेम का ट्रेलर दिखाया गया था। इमारत के सामने एक टैक्सी रुकी। एक आदमी कार से बाहर निकला। उसका लंबा कद पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसके कंधे पर लगेज बैग भी काले रंग का था। पूरा व्यक्ति कोहरे में छिपा हुआ लग रहा था। भीड़ भाड़ का समय था। सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। वह काफी देर तक इमारत के नीचे रुका और फिर धीरे धीरे चलता हुआ चला गया। खंड 2 अध्याय 4। कैट ल्यूक कंपनी की पहली मंजिल। लॉबी में एयर कंडीशनिंग चालू होने के कारण बहुत ठंड थी। काउंटर पर 2 महिला रिसेप्शनिस्ट चुपके से बगल की ओर देखते हुए अपने हाथों में सामान व्यवस्थित कर रही थी। गलियारे के दाहिनी ओर एक बिलबोर्ड है, जिसमें कंपनी की हालिया परियोजनाएं तथा महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने वाले कंपनी के नेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। वह आदमी साइनबोर्ड के सामने खड़ा था। जब वह सवाल पूछने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर आया, तो उसने दोनों लड़कियों पर गहरी छाप छोड़ी। वह बहुत लंबा था, काले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़ों का कपड़ा थोड़ा कठोर था। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाकू से तराशा गया हो। उसकी शांत आंखों के साथ मिलकर यह लोगों को एक अवर्णनीय अजीब एहसास देता था, लेकिन वे फिर भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। फोन की घंटी बजी। एक लड़की ने फोन उठाया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर काओ। हाँ, ठीक है, मुझे पता है। फोन रखकर वह खड़ी हुई और बिलबोर्ड के सामने खड़े आदमी से बोली, सर, अब आप ऊपर जा सकते हैं। राष्ट्रपति काओ 6ठी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में है। वह आदमी बिना कुछ कहे पलटा और लिफ्ट की ओर चला गया। सेंट्रल एयर कंडीशन को बहुत कम तापमान पर सेट किया गया था। न केवल पहली मंजिल की लॉबी बल्कि पूरी इमारत में बहुत ठंड थी। 6ठी मंजिल के लिफ्ट के दरवाजे के सामने एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम था। बाहर का कांच का दरवाजा बिना धूल के साफ था। अंदर एक लंबी, गंभीर मेज थी, जिसके चारों ओर चमड़े की कुर्सियों का घेरा था। कोने में 2 खूबसूरत ढंग से सजाए गए गमले लगे हुए थे। कमरे में सिर्फ गर्म रंग के पौधे थे। मीटिंग रूम में 3 लोग थे, 2 खड़े थे और एक बैठा हुआ था। यह महसूस करते हुए कि कोई आ रहा है, तीनों ने एक साथ उधर देखा। वहां बैठा व्यक्ति सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखता रहा और फिर अपने अधीनस्थों को निर्देश देना जारी रखा। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद दोनों अधीनस्थ अपने लैपटॉप लेकर चले गए। सबके चले जाने के बाद गांव जियानहोंग ने आखिरकार चाय की चुस्की ली और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। बहुत दिनों से नहीं मिले, लीक सुन। जब तियान शिवझू झोयू को लेने आया, तो दरवाजे में घुसते ही उसने एक अजीब नजारा देखा। दोनों नशे में धुत लड़कियां सोफे पर एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई थी। रेन डी की शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिससे उसका पूरा शरीर लगभग दिखाई दे रहा था। उसने अपनी बाहें झोयून की कमर पर लपेट रखी थीं और जोर से खर्राटे ले रहा था। क्या रॉक सिंगर है, दीन तुट्रुक ने चिल्लाकर कहा। चू वैन को अंदर नाम दीच ने दबा रखा था। उसकी लंबी टांगे उसके शरीर पर लिपटी हुई थी।
तियान तुजू ने रेन डी को जाने के लिए रेन डी को खींचने की कोशिश की, लेकिन रेन डी द्वारा जो कि झोले से जागृत किया गया था, वह इस किक से जाग गया था। हू ने झोयू को ऊपर खींच लिया, उसके पैरों ने लड़खड़ाया, उसने उसे एक हाथ से समर्थन दिया, धूल भरे मैदान पर एक पतली कोट को उठाया और इसे रेन डी की जांघ पर आसानी से कवर किया। पेंटिंग स्टूडियो। तियान तुझू ने इस पेंटिंग स्टूडियो को बहुत समय पहले खरीदा था, जो शहर की हलचल से दूर एक अकेला द्वीप की तरह एक शांत, गहरी गली के बगल में स्थित है। जब वह देहात में था, तो वह ज्यादातर यही काम करता था। चू वैन को वह पहली बार याद आया जब वह उसके पेंटिंग रूम में आई थी। कमरे में इतनी सारी चीजें थीं कि उसे चक्कर आ गया था। हालांकि वह कई बार वहां गई थी, लेकिन उसे सिर्फ उसकी खुशबू याद थी। यह एक बहुत ही खास खुशबू थी। इसमें लकड़ी, तेल के रंग, तारपीन और इस जगह के मालिक की खुशबू के साथ घुल-मिल गई थी। जैसे ही तियान तुझू स्टूडियो में वापस आया, उसने भूरे रंग का एप्रन पहना हुआ था और मिश्रित रंगों वाले एक विशाल कैनवास के सामने खड़ा था। झो यून ने कैनवास पर स्केच को देखा। आप पेंटिंग के बीच में ही बाहर चले गए? हाँ। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था कि आप पेंटिंग कर रहे थे। मैं अकेले घर जा सकता हूँ। तियान तुझू हंसा। मैं अकेले बाहर जा सकता हूँ या नहीं, यह भी एक समस्या है। झो यून शांत होने के लिए डेस्क के बगल में बैठ गया और सुविधाजनक रूप से उसे चीजों को फिर से व्यवस्थित करने में मदद की। उसने गलती से एक पुरानी अंग्रेजी पत्रिका निकाल ली, जिसके कवर पर दिएन तुट्रुक की तस्वीर थी। उसने मुखपृष्ठ खोला। विषय वस्तु बहुत परिचित थी। यह वह निबंध था जिसका अनुवाद उसने ल्यूसीसी के लिए किया था जब वह अभी भी स्कूल में थी। झो यू अनुपस्थित था। छठी मंजिल। सम्मेलन कक्ष इतना बड़ा था, फिर भी केवल गाओ जियानहोंग और ली जुन एक दूसरे के सामने थे। गाओ जियानहोंग ने ग्रे सूट पहना हुआ था, चांदी के फ्रेम वाला चश्मा, पहले से पतला। उसके चेहरे की विशेषताएं अधिक परिपक्व और आरक्षित थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कमरे में सभी रंग ठंडे थे या एयर कंडीशनर बहुत कम चालू था, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से सफेद दिखाई दे रहा था। तुम कब बाहर आए? कुछ दिन पहले, उसने सहजता से पूछा। ली शुन ने कहा। सजा कम कर दी गई? हाँ। गाओ जियानहोंग ने सिर हिलाया। उसके हाथ ने धीरे से चाय के कप के ढक्कन को धकेला। चीनी मिट्टी के बर्तनों की खनक यहाँ के ठंडे वातावरण के लिए बहुत उपयुक्त थी। गाओ जियानहोंग ने सहजता से पूछा, जीवन कैसा है? ली सुन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाओ जियानहोंग ने कहा, चूंकि तुम चले गए हो, तो अच्छे से जियो और पिछली गलतियों को मत दोहराओ। उसने ली शुन की ओर देखा। क्या भविष्य में तुम्हारी कोई योजना है? ली शुन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाओ जियानहोंग ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कप का ढक्कन बंद किया, अपने हाथ जोड़े और उन्हें टेबल पर रख दिया जैसे कि वह अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग में भाग ले रहा हो। मैं बाद में व्यस्त हूँ। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ली शुन, चूंकि तुम जेल से बाहर हो, एक सभ्य जीवन जियो, तुच्छ मामलों के बारे में मत सोचो। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया। आम तौर पर इस इमारत में कोई भी गाओ जियानहोंग के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वह इसका आदी नहीं था, इसलिए उसकी हथेलियां बहुत पसीना बहा रही थी। काफी देर बाद ली शुन ने बात की। यह पहली बार था जब उसने आज दोपहर बोलने की पहल की। उसने गाओ जियानहोंग से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? गाओ जियानहोंग दंग रह गया। ली सुन की नजर उसके बाएं हाथ की अनामिका पर पड़ी अंगूठी पर पड़ी।
उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। हाँ, अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई है। ली शुन ने सिर हिलाया। बधाई हो। यह कहने के बाद उसने अपना सामान जमीन पर रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय एक व्यक्ति चिंतित दिख रहा था और बैठक कक्ष में आया। उसके दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही उसने उससे आग्रह करना शुरू कर दिया। गाओ जियानहोंग, तुम क्यों देर कर रहे हो? तुम्हें 8 बजे हुआजियांग रेस्तरां में पहुंचना है। क्या तुम तैयार हो? उस व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी, लंबे कदम उठाए और सीधे ली शुन से जा टकराया, जो जाने ही वाला था। दोनों एक पल के लिए रुक गए। इतने सालों के बाद फेंग झिजिंग का माथा अभी भी पहले की तरह चौड़ा था। उसकी मोटी भौहों के ऊपर उसकी मंदिर की हड्डियां और भी उभरी हुई थी और उसके 2 ऊंचे माथे एक भयंकर रूप दिखा रहे थे। फेंग झिजिंग ने अविश्वास में अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, उसका मुंह खुला हुआ था। सन्नाटे में ली जुन ने धीरे से अपना सिर घुमाया, गाओ जियानहोंग की ओर देखा, जैसे कि वह कुछ पुष्टि करना चाहता हो। गाओ जियानहोंग अभी भी चमड़े की कुर्सी पर शांति से बैठा था। हालांकि उनकी आंखें मिली, फिर भी वे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। 6 साल को दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक पलक झपकना नहीं था। समय उसके सामने एक लंबी मेज की तरह था, गंभीर और कठोर, दोनों छोर पर लोगों को अलग कर रहा था। ली शुन ने कुछ नहीं कहा और फेंग झिजिंग के पास से चला गया। वह व्यक्ति गायब हो गया था, लेकिन फेंग झिजिंग अभी भी सदमे की स्थिति में था। गाओ जियानहोंग ने व्यंग्य किया, क्या तुम डर गए हो बेवकूफ? तभी फेंग झिजिंग अपने होश में आया। उसने गाओ जियानहोंग को देखा। यह कब निकला? कुछ दिन पहले। गाओ जियानहोंग अभी के दृश्य से इतना भयभीत था कि उसकी आवाज कांपने लगी। यह अभी क्यों निकला? कम सजा। अब केवल कुछ साल? यह इतना कम क्यों हो गया? गाओ जियानहोंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, 6 साल। ओह! फेंग झिजिंग, गाओ जियानहोंग ने व्यंग्य किया, क्या तुम इतने डरे हुए हो? फेंग झिजिंग की बाईं आंख नकली थी। आम तौर पर इसका पता लगाना मुश्किल होता है। केवल जब यह पूरी तरह से खुली होती है तो कोई बता सकता है कि दोनों आंखें अलग अलग हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मुझे किस बात की चिंता है? फेंग झिजिंग ने अपने दांत पीस लिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह किस तरह का व्यक्ति है। फेंग झिजिंग चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न हो, गाओ जियानहोंग ने फिर भी इत्मीनान से काम लिया। उसने अपने चाय के प्याले से खेलते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम किससे डरते हो, लेकिन यह पेशा बहुत जल्दी बदल जाता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए, यह इतने लंबे समय से बंद है और पुराना हो गया है। इसका सारा ज्ञान खो गया है। फेंग झिजिंग ने कहा, अगर तुम इसे खो देते हो, तो तुम इसे फिर से सीख सकते हो। ओह! मुझे उम्मीद नहीं थी। गाओ जियानहोंग ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें अपने पुराने दुश्मन पर इतना भरोसा है? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। फोंग ची तिन्ह ने ऊंची आवाज में कहा, कंपनी इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ली तुआन स्वभाव से ही एक तुच्छ व्यक्ति है, वह तो उसे ऐसा करने दो। गाओ जियानहोंग ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की, चाय का प्याला मेज पर पटक दिया, जिससे चाय हर जगह फैल गई। वह खड़ा हुआ और इधर-उधर इशारा करते हुए बोला, फेंग झिजिंग, इस जगह को देखो, इस इमारत को देखो, अपने कर्मचारियों को देखो, देखो तुम्हारे पास कितने संसाधन हैं। इसे फिर से देखो, इसमें अब क्या है? मुझे मत बताना कि तब भी तुम इससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। कर्मचारी दरवाजे की तरफ चला गया। उसने देखा कि दोनों मालिक इतनी जोर से बहस कर रहे थे
और इतना डर गया कि उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। फेंग जीजिंग ने देखा और गुस्से में, क्या बात है? हाइजिंग ने खुद को रोक दिया, अपने कपड़े समायोजित किया और फिर बाहर चला गया। बोलने के बाद वह घमंडी से छोड़ दिया, केवल गांव जियानहोंग को कांच की खिड़की के सामने खड़ा छोड़ दिया, जो दृश्य को निहारता है। रात। तारों रहित आकाश की तुलना में चमकदार रोशनी की दुनिया अधिक रंगीन और समृद्ध लगती है। लेकिन शायद दृश्य को अवरुद्ध करने वाली कांच की इस मोटी परत के कारण गांव जियानहोंग को हमेशा लगा कि यह समृद्धि थोड़ी भ्रामक थी, जैसे कि कोहरे की एक परत से ढकी हुई हो, जो अभी ली जुन की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट नहीं थी। ली जुन की आखिरी नज़र को याद करते हुए जब उसने अपना सिर घुमाया, तो गांव जियानहोंग के सिर में अचानक दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी कनपटियों को कसकर दबा लिया और बहुत देर तक उसने उसे जाने नहीं दिया। खंड 2 अध्याय 5। ली तुआन एक व्यस्त चौराहे पर खड़ा था। एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की तरह कारों की धारा रात भर चलती रही, अंतहीन रूप से फैलती रही। क्या? कोने से एक युवक आया, बहुत बूढ़ा नहीं, कद में छोटा, थोड़ी उभरी हुई आंखें। जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसने एक चालाक और चोर नजर प्रकट की। ली शुन ने कोई जवाब नहीं दिया। हो निंग ने फिर कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल सकता है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, मैं भूख से मरने वाला हूँ। सड़क के अंत में एक छोटी सी नूडल की दुकान थी। अब भीड़ का समय था, दुकान खचाखच भरी हुई थी, फुटपाथ पर टेबल बिछी हुई थी। यह रेस्टोरेंट पति पत्नी दंपत्ति ने खोला है, जो कई सालों से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। मालिक ने अपने गले में तौलिया लटका रखा था और दरवाजे पर एक बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तन में नूडल्स पका रहा था। मालिक खाना परोसने और बिल का हिसाब लगाने में व्यस्त था, इधर उधर टटोल रहा था। शाम के 8 बज रहे थे। हाल ही में ओवरटाइम करके आए कर्मचारी खाना खाने आए थे। हर टेबल पर अपनी नौकरी और अपने बॉस के बारे में शिकायत करने की चर्चा थी। केवल ली तुआन की टेबल पर ही सन्नाटा था। मेज पर बीफ नूडल्स के 2 कटोरे रखे थे, लेकिन ली शुन ने अपनी चॉपस्टिक को हाथ नहीं लगाया। उसने सिगरेट निकाली और सड़क पर गुजर रहे लोगों और वाहनों को देखा। हो निंग ने आधा कटोरा खाया और घुटनों के बल लैपटॉप कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। क्या यह वही कंपनी है जो तुमने पहले खोली थी? मैंने अभी इसकी जांच की है, यह अब बहुत बड़े पैमाने पर है। उन्होंने अपना सिर नहीं उठाया और ली एक्सन से कहा, यह सिर्फ इतना है कि यह घोटालों से भरा हुआ है और नेटिजन्स द्वारा टुकड़ों में शाप दिया गया है। उनके दृष्टिकोण की तरह ही आपको देखकर आप उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। वह राशि पैसा। ली एक्सन की आंखें ठंडी थी। हो निंग करीब से झुक गए। ली एक्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे कैसे कमाते हैं, यह अभी भी पैसा है। क्या आपको लगता है कि आपके पुराने सहपाठी ने जो पैसा कमाया है वह साफ है? अगर वह वाकई साफ था, तो इतने सारे लोग उसे क्यों कोसते हैं? सभी दोस्ती झूठी होती है। आप जितने करीब होंगे, एक दूसरे को धोखा देना उतना ही आसान होगा। लेकिन ये बातें अतीत की हैं। जीवन आगे देखने के बारे में है। चलो यहाँ से चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। भविष्य में कोई हमें नहीं पकड़ सकता। हमारे पास हमेशा खर्च करने के लिए पैसे होंगे। ली शुन ने अभी भी उसे जवाब नहीं दिया, बस दूर तक देखा। हो निंग ने अपना सिर घुमाया, अंधेरी सड़क के अंत में देखा। कैट ल्यूक कंपनी की इमारत अभी भी चमकीली रोशनी में थी, क्योंकि इसे अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था। यह आसपास की इमारतों की तुलना में अधिक भव्य लग रही थी। ली शुन की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। उसने अपनी सिगरेट मेज पर बुझा दी, खड़ा हुआ और चला गया।
हो निंग ने कहा, ओह, और उसका पीछा करने के लिए कंप्यूटर को दूर रख दिया। हो निंग के हाथ और पैरों में समस्या थी। वह चलने में ठीक था लेकिन दौड़ते समय अजीब लग रहा था। वह ली शुन की छाती जितना लंबा नहीं था। उसका पतला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुपोषित था। यहाँ तक कि मिडिल स्कूल के छात्र भी उससे अधिक मजबूत थे। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ली शुन बहुत लंबा था। उसके कदम लंबे थे। हो निंग इतना थक गया था कि वह उसके पीछे भागा। वह कुछ कदम चला और फिर रुक गया, हांफते हुए और उस काली पीठ की ओर चिल्लाते हुए। ली शुन। ली शुन ने चलना बंद नहीं किया। धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। विला के गेट पर एक स्पोर्ट्स कार रुकी। रात पूरी तरह से काली थी। आवासीय क्षेत्र में रोशनी थोड़ी मंद थी, लेकिन उग्र लाल कार अभी भी चमक रही थी। यह इस साल जिन चेंग द्वारा खरीदी गई दूसरी स्पोर्ट्स कार थी। अगर आप उनके पास पहले से मौजूद कारों को गिनते हैं, तो अब उनके पास कुल 7 स्पोर्ट्स कारें हैं, जिनमें से 5 लाल हैं। दरअसल, जिन चेंग को लाल रंग पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार खरीदी, तो जिंग होंग गाना सभी चार्ट में सबसे ऊपर था। उनके मैनेजर ने सुझाव दिया कि वे स्थिति से मेल खाने के लिए लाल कार चुनें। प्रशंसक भी लाल को उनका भाग्यशाली रंग मानते थे। उन्हें एक के रूप में कल्पना करते हुए वह आदमी आग की तरह जोशीला था। इतने सालों के बाद उसे अचानक लगा कि लाल उसका पसंदीदा रंग है। मैं घर जा रहा हूँ। रेन डी जाग गया, अपनी सीट बेल्ट उतारी और कार से उतरने वाला था। जिन चेंग ने उसका कंधा खींचा और उसे जोश से चूमा। जब उनके होंठ अलग हुए, तो रेन डी ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने इतनी पी ली? तुमने मुझसे भी ज्यादा पी ली। लेकिन मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, जिन चेंग ने शांति से कहा। इस समय अब तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? अगर तुम फोटो भी खींच लेते हो, तो पीआर विभाग को संभालने दो। रेन डी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जिन चेंग ने उसे कसकर गले लगाया और जाने नहीं दिया, उसके कान को रगड़ते हुए। कौन सा रॉक बैंड नशे में नहीं होता? रेन डी थक गया और परेशान था। उसने जिन चेंग को दूर धकेल दिया। मैं घर जा रहा हूँ। जिन चेंग ने फिर एक और ड्रिंक ली और गाड़ी चलाकर चला गया। रेन डी घर में नहीं घुसी। उसने दरवाजे पर सिगरेट जलाई। अभी शरद ऋतु की शुरुआत ही हुई थी। मौसम अभी भी गर्म था। वह ठंडक पाने के लिए अपने कॉलर के बटन खोलना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वह बटन नहीं खोल सकी। उसने गुस्से में अपनी शर्ट के बटन खींच लिए। जोर से खींचने से सिगरेट उसके हाथ में जल गई और नामदीच ने धीरे से गाली दी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे सामने पेड़ की छाया से एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दिया। नामदिच ने उस आकृति को देखा और धीरे से अपनी सिगरेट नीचे रख दी। उसे यह तय करने में 10 सेकंड लगे कि यह वास्तविकता है या नशे में धुत भ्रम, और आखिरकार उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। ली जुन स्ट्रीट लैंप के नीचे चला गया और रेन डी को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उसने सिगरेट जमीन पर फेंक दी, अपने सूखे बालों को खरोंचा, अपने पैरों को पटक पटक कर ऐसे पीटा जैसे वह अपना गुस्सा निकाल रही हो, और फिर गुस्से से गाली देते हुए बोली, लानत है। रात की हवा चलने लगी और उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी कम हो गई। वह दरवाजा खोलने के लिए मुड़ी और ली तुआन की ओर हाथ हिलाया। अंदर आओ और बात करो। उसने दरवाजे के बाहर लगी चीजों को लात मारकर हटाया और बियर लेने के लिए फ्रिज के पास चली गई। तुम कब बाहर आए? उसने पूछा। कुछ समय पहले की बात नहीं है। रेन डी एक संगीतकार थे जो ध्वनि के प्रति बेहद संवेदनशील थे।
उसने महसूस किया कि लाई तुआन की आवाज पहले से कहीं अधिक गहरी थी। रेन डी का दिल बेचैन हो गया। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और बियर की कुछ घूंटें ली। फिर से उसे देखा। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, उसने कहा। ली शुन मुस्कुराया। इस वाक्य पर कोई राय नहीं थी। रेन दी ने पूछा, क्या तुम झोयू से मिले हो? ली शुन ने सिगरेट जलाई, लौ टिमटिमाई और फिर बुझ गई। अपना सिर उठाया और शांति से कहा, नहीं, मिलना नहीं चाहता। रेन दी ने भौहें सिकोड़ी। ली तुआन ने धुआं छोड़ा। मैं तुम्हें किसी और काम से ढूंढ रहा हूँ। नामदीत चुप हो गया। दरअसल उसने अभी झूठ बोला था। ऐसा नहीं है कि ली तुआन बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन वह बहुत बदल गया है। उसके पूरे शरीर से अंधेरी रात की तरह ठंडक फैल रही थी, यहाँ तक कि उसके होठों पर लटकी हुई हल्की मुस्कान भी उदास और ठंडी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और बियर की बोतल से अपने विकृत चेहरे को देखा। शायद ली तुआन की नज़र में वह भी बहुत बदल गई थी। वे सभी पहले अहंकारी, स्वार्थी और कमीने थे, तो उनके बीच एक अजीब तरह की समझ थी। आप काओ जियान होंग की कहानी के बारे में जानते हैं? नहमदिच ने शांति से कहा। ली तुआन ने कंधे उचकाकर चुपचाप स्वीकार किया। वास्तव में उसका अनुमान सही था। रेन डी ने बियर की बोतल एक तरफ रख दी। उसे थोड़ा अजीब लगा। तुम बाहर जाने के बाद सबसे पहले जिस व्यक्ति को तुमने देखा वह गाओ जियानहोंग था। ली जुन ने सिर हिलाया, सिगरेट की राख को फर्श पर फेंक दिया। रेन डी थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी आंखें ऊपर उठाई और ठंडे स्वर में बोला, मैंने उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया। मैंने उसके बारे में केवल अन्य लोगों से सुना था। स्नातक होने के ठीक बाद उसका गेम प्रोजेक्ट और फेंग झिजिंग एक दूसरे से भिड़ गए। फिर किसी अज्ञात कारण से वे एक संयुक्त उद्यम बन गए। कुछ साल पहले उनकी कंपनी पर किसी ने मुकदमा दायर किया था, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, झोयू ने कुछ तरीके आजमाए, लेकिन उस समय वह विदेश में था, बहुत दूर। ली शुन दीवार से टिक गया, धूम्रपान करने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे किया। रेन डी ने कहा, मुझे झोयू को फोन करने दो। ली शुन मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ मिलने नहीं आया हूँ। उसकी आवाज उसके सीने से आती हुई लग रही थी। ली तुआन सीधा खड़ा हो गया, अपनी सिगरेट बुझाते हुए। क्या तुम्हें याद है कि उस दिन हमने बार में क्या कहा था? यह वाक्य बहुत ही बेतुका था, लेकिन नामदीच ने सुनते ही समझ लिया कि वह किस दिन, किस बार और किस वाक्य का जिक्र कर रहा था। एक पल में सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने उसके बैंड में निवेश किया था। उस रात उसने वादा किया था कि अगर भविष्य में लाभ हुआ तो वह उसके साथ पैसे साझा करेगी। रेन डी ने कहा, तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ। वह एक पल के लिए रुकी और फिर पुष्टि की। क्या तुम आज मेरे पास सिर्फ पैसे मांगने आई हो? ली जुन ने उसकी ओर देखा। पिछले 6 सालों में उसका शरीर पूरी तरह परिपक्व हो गया था, लंबा और विशाल। उसकी हड्डियां संगीन की तरह तीखी थी, जिसके अंदर एक नुकीला सिरा छिपा हुआ था। हाँ, उसने कहा। रेन दी ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? ली शुन, इसकी चिंता मत करो। रेन दी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह वहां इत्मीनान से खड़ा दिख रहा था। ऊपर से तो वह शांत था, लेकिन वास्तव में उसके अंदर पागलपन की एक झलक छिपी हुई थी। नहमदीच उसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। जेल से बाहर आने के बाद वह चू वैन से नहीं मिला, बल्कि पहले उस कंपनी में गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे क्या चाहिए। वह कंपनी जो कभी उसके पूरे जीवन का काम और भविष्य थी, अब दुश्मन के हाथों में थी। रेन डी ने भौहें सिकोड़ी और कहा, ली जुन, थोड़ा शांत हो जाओ। ली जुन मुस्कुराया, ओह,
तुम मुझे किस आंख से शांत नहीं देखते? उसने दूर देखा। रेंडी का मूड थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन अब वह घुटन भरा और पहले से भी अधिक असहज हो गया था। उसने बियर की बोतल एक ही घूंट में खत्म कर दी और बोतल को संगमरमर के रसोई काउंटर पर जोर से पटक दिया, जिससे खनखनाहट की आवाज आई। लीजुन, मुझे ऐसी नजर से मत देखो। शराब चढ़ गई। रेंडी की आवाज भी ऊंची हो गई। पहले तो तुमने उस फेंग लड़के को अंधा कर दिया, एक स्ट्रॉ हीरो होने का नाटक किया, किसी वकील को नहीं बुलाया या किसी को मदद करने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब तुम 6 साल तक जेल में रहे, तब भी तुमने किसी को भी अपने से मिलने नहीं दिया। तुमने सिर्फ अपनी गरिमा के बारे में सोचा, लेकिन क्या तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा है? अब जब तुम बाहर आ गए हो, तो तुम एक शब्द भी नहीं बोलते और मौत की तलाश में दृढ़ हो गए हो। तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? तुम आखिर क्या करने की योजना बना रहे हो? ली जुन चुप था। रेंडी ने उसकी ओर इशारा किया। ठीक है, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस बार यह सबसे अच्छा है कि तुम उन लोगों के साथ गले लगो और मर जाओ। झोयू की खुशहाल जिंदगी में खलल मत डालो। जब ली जुन ने पहले कुछ वाक्य सुने, तो उसकी अभिव्यक्ति भावहीन थी, लेकिन जब आखिरी वाक्य आया, तो उसकी अभिव्यक्ति आखिरकार ठंडी हो गई। रेंडी ने देखा कि उसका चेहरा रंग बदल गया और उसे अजीब तरह से सहज महसूस हुआ। विश्वास नहीं होता। ली जुन ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। नहमदीच ने शांति से वाक्य को फिर से देखा। काफी देर बाद ली तुआन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। क्या तुमने बात करना समाप्त कर दिया है? अभी नहीं। रेंडी ने अपनी ठोड़ी उठाई। ली शुन के सामने खड़ी हो गई, अपना सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा और हर शब्द कहा। ली शुन, मैं तुम्हें यह बहुत समय से बताना चाहती थी। तुम एक स्वार्थी, कमीने हो। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो ली शुन के होठों के कोने पर वक्र अब ऊंचा नहीं था। क्या अब तुम बात करना बंद कर चुके हो? रेंडी पलटी और रेफ्रिजरेटर की ओर चली गई। बियर की एक और बोतल निकाली। मैं बैंड के पैसे का प्रबंधन नहीं करती। मैं अपना सारा निजी पैसा जिन चेंग को देती हूँ। आपको जितनी भी जरूरत हो, मैं आपको कल नकद दे दूंगी। रेंडी ने ली शुन की ओर पीठ की और बियर की बोतल खोली। अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वह पलटी। ली तुआन जा चुका था। केवल एक पतला कागज का टुकड़ा कॉफी टेबल पर रह गया था। खंड 2 अध्याय 6। पीछे मुड़कर देखें तो इतने वर्षों के बाद जब वे दोबारा मिले तो वह क्षण बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन यह सिर्फ बुरा नहीं था, यह बिल्कुल भयानक था। आधी रात को झोयू को रेंडी का फोन आया, जिसमें उसने कहा कि उसे किसी चीज में उसकी मदद चाहिए। उसने उसे अपने बैंड के एल्बम कवर के डिजाइन पर टिप्पणी के लिए तियान जियूजू से संपर्क करने के लिए कहा। उस समय बहुत देर हो चुकी थी। झोयू अभी भी नींद में थी और उलझन में थी। सोच रही थी कि वह सपना देख रही है, लेकिन अगली सुबह रेंडी ने फिर से फोन किया। रेंडी के लिए दूसरों को फोन करने की पहल करना दुर्लभ था। झोयू ने सोचा कि वह वास्तव में जल्दी में होगी, इसलिए उसने तुरंत तियान तुझू को पेंटिंग रूम से बाहर खींच लिया। उसके बाद उसने लीक सुन को वहां देखा। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा, इसलिए उनके पुनर्मिलन का समय बेहद खराब था। नामदीच ने उससे एक कॉफी शॉप में मिलने का इंतजाम किया। उस समय चू वान को भी यह अजीब लगा। खिना होंग बैंड उस समय बहुत मशहूर था। आम तौर पर बाहर जाते समय उन्हें कसकर ढक कर जाना पड़ता था। वे खुलेआम कॉफी शॉप में क्यों मिले? लेकिन उस समय चू वैन ने ज्यादा नहीं सोचा। कॉफी शॉप में काफी भीड़ थी। चू वैन और डियन टू ट्रुक खिड़की के पास बैठे थे, सबसे ज्यादा नजर खींचने वाली जगह। नामदीच का इंतजार कर रहे थे। तियान तुझू ने साधारण कपड़े पहने हुए थे,
रतन कुंडा कुर्सी पर बैठे थे, बिल्कुल उनकी कलम के नीचे एक शुद्ध पेंटिंग की तरह। उस समय ली जुन 5 मीटर दूर एक मेज पर बैठी थी। उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जब ली जुन कैफे से बाहर निकला तो झो यू ने एक काली छाया को चमकते हुए देखा और दरवाजे पर गायब हो गया। लेकिन तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि वह वही था। वह तियान तू झू से बातचीत करती रही, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग में वही छवि घूमती रही। हर बार जब वह सामने आती तो छवि स्पष्ट होती जाती और वह धीरे धीरे सुन नहीं पाती कि तियान तू झू क्या कह रहा था। नहीं उसे पता था कि वह क्या कह रहा है। वह यह देखकर भयभीत हो गई कि वह आकृति स्पष्ट रूप से उसकी याददाश्त में मौजूद आकृति से मेल खाती थी। उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। तुम्हें क्या हो गया है? दीन तो ट्रुक ने देखा कि वह अस्थिर लग रही थी। चू वैन खड़ा हुआ और उसका पीछा करने के लिए बाहर भागा। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन वह अभी भी उस ठंडी आकृति को नहीं देख पाई। तभी एक छोटा आदमी उसके पास आया और व्यंग्यात्मक लहजे में उससे पूछा, ली तुआन को खोज रही हो? चू वान यह नाम सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। सब कुछ पुष्टि हो गई है। लाई तुआन। वर्षों से वह इस नाम को अनगिनत बार याद करती रही थी और कभी भी प्रतिक्रिया की उम्मीद किए बिना अपने भ्रम में उसे पुकारने की आदत बना चुकी थी। लेकिन अब बात अलग थी। जब ली शुन के 2 शब्द उसके दिमाग में आए तो उस व्यक्ति का चेहरा और आकृति एक पल में स्पष्ट हो गई, जैसे कि कोई उसे 1 सेकंड बाद जवाब देने के लिए प्रकट हुआ हो। झो यू की हथेली गर्म हो रही थी। उसने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा। तुम कौन हो? ली शुन कहाँ है? हो निंग ने व्यंग्य किया। तुम किसी को पहचानते भी नहीं हो तो क्यों पूछते हो कि वह कहाँ है? तियान शिवझू दुकान से बाहर चला गया और झो यू के पास आया। उसके मौजूद होने से हो निंग की आभा थोड़ी कमजोर पड़ गई, लेकिन उसने फिर भी हमेशा की तरह ताना मारा। ये लोग पैसे लेने आए थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसके पुराने सहपाठी सभी चालाक लोग थे। अगर वे पैसे नहीं देते हैं तो ठीक है, लेकिन वे अभी भी इसकी तलाश कर रहे हैं। उसने तियान जिजू और झोयू को करीब से देखा, फिर तिरस्कार में हंसा और कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। झोयू समझ गई कि यह सब रेन डी की साजिश थी, लेकिन उसके पास यह अनुमान लगाने का समय नहीं था कि उसके इरादे क्या थे। इसलिए उसने केवल हो निंग से पूछा, ली जुन कहाँ है? वह कहाँ है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं बस उसके लिए नाराज हूँ, इसलिए मैंने वापस आकर तुम कमीनों को डांटने के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश की। हो निंग ने बोलना समाप्त किया और जाने के लिए मुड़ी। झो यूं चौराहे पर चुपचाप खड़ी रही। तियान तू झू का हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा हुआ था। वह अचानक जाग गई और जल्दी से हो निंग के पीछे चली गई। हो निंग ने अपने पीछे ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और झो यू ने उसका कॉलर पकड़ लिया। हो निंग ने अचानक जोर से चिल्लाया। झो यू ने अपने आस-पास के लोगों की निगाहों को अनदेखा किया और उसे कॉफी शॉप के पीछे वाली छोटी सी गली में खींच लिया। हो निंग को उम्मीद नहीं थी कि झो यून इतना बेबाक होगा। वह दुबला पतला था, झो यून से भी एक सिर छोटा था और वह पूरी तरह से लड़ने में असमर्थ था क्योंकि वह उसे घसीट रही थी। झो यून ने हो निंग को एक कोने में खींच लिया, उसे दीवार के खिलाफ जोर से धक्का दिया, फिर 2 कदम आगे बढ़ी, उसे अपने करीब दबाया, उसे घूरते हुए। मैं तुमसे फिर पूछूंगी, ली शुन कहाँ है? उसने हो निंग की आंखों में देखा। और तुम कौन हो? उसके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के साथ हो निंग अधिक से अधिक तनावग्रस्त हो गई। थोड़ी ही दूरी पर इस लड़की के चेहरे के हाव भाव पहले से बिल्कुल अलग थे।
वह भी दृश्य की तरह चमकती धूप वाली मुख्य सड़क से ठंडी, उदास गली में बदल गई। शुरुआती उलझन और उदासी के बाद झो यू की आंखें साफ हो गईं। उसने हो निंग को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। हो निंग इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अंधेरे में छिपने का आदी था, अपनी सारी भावनाओं को छिपाने के लिए पर्दे के पीछे बैठा था। जैसे ही हो निंग गिरने ही वाला था, झो यू ने पीछे से किसी को यह कहते हुए सुना, जाने दो। जब उसने यह पुकार सुनी तो उसे जो एहसास हुआ वह अद्भुत था। चू वैन सोचती थी कि वर्षों से हर किसी की नजरों में वह एक मजबूत महिला का आदर्श थी। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा था और वह विदेश से लौटने के बाद नौकरी की तलाश में नहीं गई। मूल कारण यह था कि वह कुछ घरेलू परियोजनाओं को आजमाना चाहती थी और अपने मूल लक्ष्य निर्धारित करना चाहती थी। बाद में उसे स्वतंत्र और सहज रहने की आदत हो गई, इसलिए वह दूसरों के निर्देशों को सुनने में आलसी हो गई और केवल अपने आप ही काम करना पसंद करती थी। लेकिन जब उसने दो शब्द जाने दो सुने तो सब कुछ धुआं हो गया। झो यून ने उसका हाथ छोड़ दिया और हो निंग जल्दी से ली जुन के पीछे भागी। उसने अपना सिर पीछे घुमा लिया। अभी भी पहले की तरह ही काले कपड़े और लंबा कद, लेकिन उसके काले बालों ने उसके चेहरे की विशेषताओं को और अधिक स्पष्ट कर दिया था। उनके चेहरे पर अभी भी कुछ पुरानी यादें हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वे काफी बदल गए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अभी भी उनके पुराने रूप की झलक दिखाई देगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका व्यक्तित्व और भी तीखा हो गया हो। ली शुन ने अपने हाथ जेब में डाले, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाकर उसे देखा। इस मुद्रा ने उसके गले को जकड़ लिया। हो निंग ने ली शुन की शर्ट खींची, जल्दी से निकल जाना चाहती थी, जबकि तियान तू झू गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। झो यून ने अपना मुंह खोला। पहली बार उसने उसका नाम नहीं पुकारा, लेकिन केवल धीरे से कहा, बात करने के लिए यहाँ आओ। ली शुन और वह गली में और अंदर चले गए। बाहर केवल हो निंग और तियान तू झू ही रह गए। हो निंग अभी भी घबराया हुआ था। उसका मूल इरादा अपना गुस्सा निकालना था, इसलिए उसने पलटकर उन्हें डांटा। लेकिन यह महिला इतनी डरावनी है। वहां खड़े आदमी की तो बात ही छोड़िए, क्या वह ली शुन है? हो निंग कांप उठी, लेकिन उसे लगा कि तियान शिवझू की आवाज झो यून की आवाज से कहीं ज्यादा कोमल थी। उसने अपना सिर तियान तू झू की ओर देखने के लिए झुकाया और तियान तू झू ने गली में दो लोगों को देखा और धीरे से हंसा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने बताया था। कल रात बारिश हुई थी, जमीन कीचड़ से भरी थी और गहरे हरे रंग की दीवारों पर पानी था। गली 3 मीटर से भी कम चौड़ी है। वहां कोई यातायात नहीं है। सड़क काफी पुरानी है और गड्ढों से भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि सड़क के किनारे खड़ी साइकिलें कब से वहां हैं। टायर पंचर हो गए हैं। जमीन पर खरपतवार अभी भी जिद से बढ़ रहे हैं। फ्लैट। चू वैन की ऊंची एड़ियों से घास कुचल गई। वह रुकी और ली शुन की ओर देखने लगी। तुम कब से बाहर हो? उसने पूछा। अभी हाल ही में। तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? ली शुन हल्के से मुस्कुराई। झो यून थोड़ा घबराया हुआ और उलझन में था। यह रेन डी था जिसने तुम्हें बुलाया था? क्या यह वही था जिसने हमें भी बुलाया था? अभी अभी उस आदमी ने कहा कि हम पैसे लेने आए हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। झो यून को भी लगा कि यह मुलाकात बहुत अचानक हुई थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम बाद में फ्री हो? नहीं, ली शुन ने उदासीनता से मना कर दिया। ऐसा लगा कि उसे लगा कि यह छोटी सी मुलाकात काफी है और वह जाना चाहता था, लेकिन झो यून ने जानबूझकर उसका रास्ता रोक दिया। रास्ते से हट जाओ, उसने कहा। चू वैन पीछे नहीं हटी। उसने उससे पूछा,
वह आदमी अभी जीविका के लिए क्या करता है? मुझे नहीं लगता कि वह एक सभ्य व्यक्ति की तरह दिखता है। ली तुआन मुस्कुराया। तो क्या आपको लगता है कि मैं एक सभ्य व्यक्ति की तरह दिखता हूँ? उसके चेहरे पर मुस्कान बेहद दूर थी। उसकी आंखों ने चुपचाप एक सीमा बना दी। झो यून को अतीत का जिक्र करने का मौका नहीं दिया। झो यून को बेचैनी महसूस हुई। उसने धीरे से पूछा, तुम अब कहाँ हो? थान ताई। झो यून की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, तुम्हारा भाई भी वहाँ है। ली शुन चुप था। झो यून ने कहा, उसने बच्चों को नृत्य सिखाने के लिए एक क्लास खोली। झो यून। ली शुन ने उसे टोका, सब जल्दी में है, बकवास बंद करो। झो यून ने कहा, मुझे जल्दी नहीं है। ली शुन ने अपनी भौहें उठाईं। इतनी नजदीकी से उसकी आंखें एक वरिष्ठ की तरह उसे देख रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा मजाक उड़ा रहा था। सिर्फ इसलिए कि तुम जल्दी में नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे जल्दी में नहीं हैं। इतनी दूरी के साथ उनके और दोनों तरफ की दीवारों के बीच एक प्राकृतिक जगह बन गई थी। उसकी आवाज उस छोटी सी जगह में गूंज रही थी, जो हर दिशा से उसके शरीर में गूंज रही थी। उसके सदमे का फायदा उठाते हुए ली जुन उसके चारों ओर घूमकर गली से बाहर निकल गया और सड़क पर भीड़ में घुल-मिल गया। हो निंग उसका पीछा करने ही वाली थी कि झो यून दौड़कर आया और उसे वापस खींच लिया। झो यून ने कहा, मैं तुम दोनों से कैसे संपर्क करूं? तुम दोनों कहाँ हो? अब हमारे काम से परेशान मत हो। तुम दोनों क्या योजना बना रहे हो? हो निंग दोनों ने शिकायत की कि ली जुन उसका इंतजार नहीं करेगी और झो यून को औपचारिक रूप से जवाब दिया, हमारी योजनाओं का तुमसे क्या लेना देना है? झो यून थोड़ा नीचे झुका हो निंग के सामने। हो निंग ने पाया कि झो यू की आंखें बहुत साफ, बहुत सुंदर और बहुत चमकदार थीं। आप दोनों जेल में एक दूसरे को जानते थे? उसने पूछा। हो निंग ने नाक भौं सिकोड़ी। तो क्या? मैं आपकी चालाकी महसूस कर सकता हूँ। झो यू ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। उसके प्रति कोई बुरा इरादा मत रखो। हो निंग हमेशा एक विरोधाभासी व्यक्ति था। एक और तो वह सामाजिक रूप से बहुत ही अजीब है, दूसरों से संवाद करने में असमर्थ है, वहीं दूसरी ओर वह बहुत ही घमंडी भी है। खास तौर पर इस युग में उसके पास उन्नत कंप्यूटर कौशल है। हमेशा खुद को एक हत्यारे की तरह व्यवहार करते हुए एक छिपे हुए कोने में छिपकर उन लोगों पर घातक प्रहार करने में सक्षम है जो उसे नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं, भले ही वे नहीं जानते कि उन्होंने किसको नाराज किया है। लेकिन आखिरकार एक छिपा हुआ कोना फिर भी एक छिपा हुआ कोना ही है। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे अंदर का सारा कूड़ा कबाड़ नजर आ रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे अच्छी तरह समझते हो? हो निंग ने ठंडे स्वर में कहा, वह अब वह व्यक्ति नहीं रहा जिसे तुम जानते हो। हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। इस रास्ते पर हमसे ज्यादा शक्तिशाली लोग कम हैं, लेकिन अभी हम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। हमें फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे औपचारिक शब्द मत कहो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जेल में हो इसलिए तुम नहीं समझोगे। बेशक हमारे पास पैसे कमाने के अपने तरीके हैं, कोई जरूरत नहीं। आ हो निंग अभी भी बोल रहा था जब उसे झो यून ने दीवार के खिलाफ धकेल दिया। तियान तुझू उसके पास गया और उसका हाथ खींचते हुए फुसफुसाया, थोड़ा शांत हो जाओ। झो यून की आंखें लाल थी। वह अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अपनी तुलना उससे मत करो। मेरी क्षमता वाला कोई व्यक्ति उसके योग्य कैसे हो सकता है? अगर तियान तुझू ने उसे वापस नहीं खींचा होता तो झो यून ने हो निंग का गला घोंट दिया होता। उसके तेज नाखूनों को हो निंग की ठुड्डी पर रखा गया था और उसने प्रत्येक शब्द को एक भारी आवाज के साथ कहा था,
एक चीज जो आपको समझ में आती है वह जेल में है, लेकिन उसका बैड गाई शब्द के साथ कोई लेना देना नहीं है। अन्य पार्टी ने उदासीनता से कहा, हेलो, और झो यूं सीधे इस बिंदु पर गए। घेर, उन्होंने तियान शिजू को गली से बाहर निकालने से पहले नंगा कर दिया। उसे कीचड़ की गंध आ रही थी, बारिश के बाद धरती की तीखी गंध। उसे यह अजीब लगा कि उसे यह अभी ही पता चला था। दीन तुट्रुक ने कहा, चलो चलें। हो निंग आधी सड़क तक दौड़ी और आखिरकार उसने देखा कि ली तुआन सड़क के किनारे एक पेड़ के सहारे झुककर धूम्रपान कर रहा था। वह ऐसे भागा मानो उसके फेफड़े फटने वाले हों। ली तुआन के बगल में बैठा, भारी सांसें लेता हुआ। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, हो निंग ने शिकायत की। वह लड़की राक्षस की तरह खूंखार है। लीक सुन चुप था। हो निंग ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। तुम उससे डरने के कारण इतनी तेजी से नहीं चल रहे हो, है न? लीक सुन ने उसे ठंडेपन से देखा। हो निंग अचानक उत्साहित हो गया और उसने अपनी छाती से 2 चमड़े के बटुए निकाले। देखो, ये उस कमीने जोड़े के बटुए हैं। मैंने उन्हें उनके जाने से पहले चुरा लिया था। लीक सुन ने अपने मुंह में एक सिगरेट पकड़ी और चुपचाप अपना सिर उठाकर पेड़ की छतरी की ओर देखने लगा। जब से वह झो यून से मिला था, वह हमेशा की तरह कम बातूनी हो गया था। अगर वह गायक हमें पैसे नहीं देता तो कोई बात नहीं। अपनी ताकत से उस कंपनी को नष्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उन 2 लोगों को नष्ट करना बहुत आसान है। हो निंग ने अस्पष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास उनके पैसे चुराने के अनगिनत तरीके हैं। एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, और इसे उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से ले लो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक अच्छा विचार सोचा है। उनके पैसे चुराने के बाद हम सभी कुत्तों का खाना खरीदेंगे और उनके घर भेज देंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता? ओह! हो निंग उत्साह से बात कर रहा था जब वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें झो यू के बटुए को देख रही थी। कार में तियान तू झू ने यात्री सीट पर बैठे झो यून को अपनी सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाई। तुम दोनों ने क्या बात की? तियान तू झू ने कार स्टार्ट की। नहीं, वह कुछ नहीं कहेगा। तियान तू झू बेसमेंट से बाहर निकल गया। तेज रोशनी ने उन दोनों की आंखें सिकोड़ दी। उसे मुझ पर विश्वास नहीं है, चू वान ने कहा। मैंने उसे पहचाना नहीं और मैं तुम्हारे साथ चला गया। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। यह उसे न पहचानने के रूप में नहीं गिना जाता है। तियान शिवझू की आवाज अभी भी शांत थी। तुम्हें नहीं पता था कि वह जेल से रिहा हो गया है, और तुम्हें नहीं पता था कि वह आज यहाँ आएगा। वह सिर्फ तुच्छ और स्वार्थी था। हमारे लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने तुम्हें 6 साल तक खाने या किसी लड़के से बात करने की अनुमति नहीं दी? यह बहुत अनुचित है। झो यून ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, जब मुझे पहली बार उससे प्यार हुआ तो मुझे लगा कि उसकी तुलना किसी और आदमी से करना विश्वासघात है। तियान शिवझू ने चुपचाप गाड़ी चलाई। झो यून, लेकिन इतना लंबा समय बीत चुका है। तियान शिवझू ने कहा, 6 साल बहुत लंबा समय है। समय बहुत सी चीजें बदल सकता है। यह किसी की गलती नहीं है। इसके अलावा हम उस समय अभी भी बहुत छोटे थे। हर सेकंड और हर मिनट एक जीवनकाल की तरह लगता था। सुचारू ट्रैफिक का फायदा उठाते हुए उसने अपना सिर घुमाया और झो यून को गहराई से देखा। इस बारे में दूसरे क्या कहते हैं, यह बेकार है। केवल तुम ही स्पष्ट रूप से जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है? हो निंग ने आश्चर्य से उसके हाथ में रखे बटुए को देखा। क्या यह तुम हो? उसने झो यू के बटुए की आखिरी जेब से एक तस्वीर निकाली। यह फोटो एक कॉन्फ्रेंस रूम में गुप्त रूप से ली गई थी, जो काफी विशाल लग रहा था।
एक लंबा पुरुष छात्र मंच पर खड़ा होकर सबके सामने प्रस्तुति दे रहा था। फोटो की गुणवत्ता बहुत कम थी। युवक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। केवल धुंधली पृष्ठभूमि में उसके चमकीले सुनहरे बाल थे, जिससे लोगों को उसकी भरपूर जीवन शक्ति और ज्वलंत महत्वाकांक्षा का आसानी से एहसास हो रहा था। ली तुआन ने फोटो खींची। यह बहुत पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। हो निंग के हाथ ने इसे गंदा कर दिया था। पिछले 6 सालों में यह एकमात्र दाग था। नहीं, वह थोड़ा विचलित था। सिर्फ 6 साल नहीं। ये कब था? ली तुआन ने एक हाथ में फोटो और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। वह सिगरेट पीना भूल गया, ठीक वैसे ही जैसे वह भूल गया कि फोटो में दिख रहा जोशीला युवक कौन है। 8 साल या 9 साल? आधी सिगरेट जमीन पर गिर गई। उसने अपनी नाक रगड़ने के लिए हाथ उठाया। उस कंपनी का नाम क्या है? समय वाकई बहुत डरावना है। हवा का एक झोंका आया, पेड़ों की पत्तियां शाखाओं से गिर गईं। उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर भी ढीली पड़ गई। गिरने ही वाली थी कि उसने उसे सहजता से मुट्ठी में जकड़ लिया। सड़क पर चू वैन खिड़की के बाहर गिरते पत्तों को देखता हुआ काफी देर तक गंभीरता से सोचता रहा। वह यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी कि पिछले 6 वर्षों में वह अपनी प्रेम कहानी के बारे में बहुत सी बातें भूल चुकी थी। केवल वे दिन और रातें जो उन्होंने साथ मिलकर कड़ी मेहनत की थी, और वह रास्ता जिसे उसने कभी रोशन किया था लेकिन अभी तक नहीं चला था, अभी भी उसके दिमाग में गहराई से अंकित था। हड्डियों और पत्थरों की तरह समय ने उन्हें नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वे मजबूती से खड़े थे, आसमान तक पहुंच रहे थे, लोहे की दीवार की तरह ठोस। कई चीजें समय के साथ नष्ट होने से बच नहीं सकीं, केवल सार को अस्तित्व में छोड़ दिया जब तक कि समुद्र सूख नहीं गया और चट्टानें घिस नहीं गईं। झो यून को नहीं पता था कि जेल में 6 साल ने ली शुन को कैसे बदल दिया था। वह केवल एक चीज जानती थी, वह यह कि आज तक, जब तक वह एक दिशा में इशारा करता है, वह अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ छोड़ देगी, जीने और मरने के लिए दृढ़ संकल्प करेगी और बेतहाशा आगे बढ़ेगी। विश्वासघात को वास्तव में कैसे परिभाषित किया गया था, यहाँ तक कि झो यून खुद भी स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी।